अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान जिन बैसाखियों के सहारे हुकूमत करता रहा, मुखालफिन को डराता धमकाता रहा, जेल में डालता रहा, पार्लियामेंट को आउटसोर्स करके चलाता रहा, आज वो शिकंजे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल तक ऐसा लगता था कि ये बहुत ताकतवर हैं, किसी सूरत एहतसाब के दायरे में नहीं आ सकते, लेकिन दुनिया गोल है और यहाँ हर ताकतवर का बिस्तर एक बार जरूर गोल हुआ है। उमर चीमा की जंग अखबार में स्टोरी छपी है। इसमें जनरल फैज के कुछ साथियों के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, इसी पर बात कर लेंगे। उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक फैमिली बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। इमिग्रेशन तो आसानी से हो गया, लेकिन फैमिली का कोई भी रुकन एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट पर नहीं था। जैसे ये लोग डिपार्चर लॉन्च पहुंचे तो फैमिली के सरबराह कर्नल रिटायर्ड लियाकत अली वसीम के सिवा बाकी तमाम अफराद को बैरून मुल्क जाने दिया गया। ये कर्नल साहब को आप जानते होंगे, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हम गाहे बगाहे सुनते रहे हैं। लियाकत आईएसआई इस्लामाबाद ऑफिस के साबक सरबराह हैं। आईएसआई के साबक इस्लामाबाद ऑफिस के सरबराह हैं और वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खास आदमी थे। मामला तय करने के हवाले से इनके पास कुल इख्तियार था। पार्लियामेंट से लेकर पनामा पेपर की तहकीकात तक, नून लीग की क्यादत के खिलाफ एहतसाब के दीगर केसेस तक वसीम ने अहम किरदार अदा किया। मरियम नवाज ने एक मरतबा इनके खिलाफ ढके छुपे अंदाज से बात करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद में सभी जानते हैं कर्नल साहब जो हैं ये पार्लियामेंट चलाते हैं, और उस वक्त इस बात को जाहिर है हाईलाइट किया गया था बहुत सारे ट्विटर्स हैंडल पर, वी लॉग्स में कर्नल साहब के बारे में गया था। कर्नल साहब कैसे एक कॉल से पूरे का पूरा नक्शा बदल देते हैं, और बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं। आपको जो वो यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला या उससे पहले वाला जो सेशन थे कौमी असम्बली के अलावा सेनेट के, खास तौर पर आपको याद होंगे कैसे जो अक्सरियत थी वो जब अंदर दाखिल हो रही थी तो वो अक्सरियत थी, और जब वोट डाले गए तो जो अक्सरियत थी वो अकलियत में बदल दी गई। ऐसा हेर फेर किया गया, और फिर वो जब वापस गए तो फिर वो मतलब वो जो अंदर आ रहे थे चाय पी के आए थे, ज्यादा थे वोट डालने के लिए, वोट अंदर कम डले, बाहर गए तो खाना खाने के लिए सारे के सारे पूरे थे। ये कर्नल लियाकत साहब जो थे, जिनके कमालात, इस तरह के बहुत सारे कमाल उनके हैं। आईएसआई में क्यादत तब्दील हुई तो वसीम को मुस्तफी होने के लिए कहा गया। अब तक ये वाजह नहीं कि वसीम को बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया, लेकिन दी न्यूज ने इस पूरी कहानी की तस्दीक 3 मुख्तलिफ जराए से की है। वाकया 15 जनवरी को पेश आया। हालात व वाकयात से आगाह एक जरिए का कहना है कि इंटेलिजेंस का एक अफसर इमिग्रेशन के लिए इस फैमिली की सहूलतकारी के लिए इनके साथ आया था, और बाद में यही अफसर लियाकत को वापस ले आया। वो लंदन जाना चाहते थे, जहां वो माजी में पाकिस्तानी हाई कमीशन में सफारतकार के सरंजाम दे चुके हैं। फैज हमीद से तल्लक रखने वाले वसीम ही वो वाहिद अफसर नहीं जिनकी स्क्रूनिटी हो रही है। कई ऐसे अफसरान हैं जिनमें कुछ केसेस में पूछताछ की गई है, उन्हें मुस्तफी होने के लिए कहा गया है। फैज ने जैसे ही आईएसआई का चार्ज छोड़ा तो एजेंसी के एक सिविलियन अफसर रहमतुल्लाह खान को सऊदी अरब तैनात कर दिया गया। 2 माह कबल ही उन्हें रियाज से वापस बुलाकर पूछगछ की गई। बाद में उन्हें पाकिस्तान के दूर रफादा इलाके में तैनात कर दिया गया। बात सामने आई, रहमत को उन रूहानी शख्सियात पर नजर रखने के लिए कहा गया था जो बुशरा से जुड़े थे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिफ महमूद एक और अफसर हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात किया गया था। वो भी एहतसाब की कार्रवाइयों में शामिल रह चुके हैं। पीसीबी से कबल वो नैब में इंटेलिजेंस और के ऑफिसर थे। पीसीबी में आसिफ गुज़श्ता माह तक डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन थे। 23 जनवरी को उन्हें मुस्तफी होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजन उन्हें बरतरफ कर दिया गया। 3 दीगर रिटायर्ड कर्नल्स इनके मातहत काम कर रहे थे, उन्हें भी मुस्तफी होने की हदायत की, जिस पर उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया गया। मतलब ये एक पूरे का पूरा आप टोला कह सकते हैं, डेफिनेट। अब ये लफ्ज टोला बड़ा मुनासिब है क्योंकि जहां 5 का टोला मशहूर है, मेन मेन 5 का टोला मशहूर है जिन्होंने सारी तबाही मचाई, तो उसके नीचे छोटे छोटे टोले या टोलियां काम कर रही थी। उनमें से एक टोला ये भी था जो जनरल फैज हमीद साहब के डेफिनेट नीचे सारे काम कर रहे थे। पीसीबी के एक अहदेदार ने इस बात की तस्दीक की, लेकिन उन्हें वजूहात का इल्म नहीं था। उन्होंने कहा कि पीसीबी से कहा गया कि इन अफराद को हटा दिया जाए, ऐसा ही किया गया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट लीग की रजिस्ट्रेशन के मामले पर कोई तनाजा नहीं था, और तनाजा था जिसकी वजह से आसफ और उनकी टीम को हटाया गया। उन्होंने वादा किया कि एक क्रिकेट टीम कश्मीर सुपर लीग की रजिस्ट्रेशन उस वक्त की गई जब फैज हमीद ओहदे पर थे। अब तजवीज है कि नई टीम कश्मीर प्रीमियर लीग की रजिस्टर की जाए, जिस की मलकियत दूसरे शख्स के पास है। अच्छा जी,
आसिफ इस पर मुज़ाहमत कर रहे हैं और मामला क्रिकेट कोर्ट में, मामला जो है वो कोर्ट में भी है। फैज दौर के दीगर ब्रिगेडियर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इनमें से एक रिटायर्ड एजेंसी में डीजी के ओहदे पर तैनात है। उन्हें सेनेट के इंतखाबात में होने वाले हेराफेरी का मुमार कहा जाता है। एक और अफसर एजेंसी से बाहर तैनात था, लेकिन वो भी साबिक आईएसआई चीफ के मंजूर करदा दीगर मंसूबे में मुलव्वस था। जिस तरह फैज हमीद के साथियों को शॉर्टकट किया जा रहा है, इसी तरह आप मामला फैज हमीद तक जरूर पहुंचेगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का हिसाब जरूर मांगा जाएगा। बिल्कुल इस तरह है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, ये नहीं हो सकता कि आप एकदम ये कह दें कि जी मतलब ये ज्यादती हो गई थी हमारे साथ और मुल्क के साथ और हमने मतलब ये किया वो किया। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये तो बड़ी दूर तक मामला पहुंचेगा। आप इसको इतना लाइट या इजी नहीं ले सकते। मतलब काफी मुश्किल मामला है। इसको मुश्किलात पेश आ सकती हैं जिन्होंने ये तबाही मचाई हुई है। और मुझे लगता है ये है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं। पहले इसको डेफिनेट थोड़ा नीचे से सफाई की जाएगी। बहुत ज्यादा जो मामलात हैं उनको क्लियर किया जाएगा और फिर जब ये नीचे से ऊपर तक जाएगा तो फिर वहां पे जाकर थोड़ा सा इनको अकल आएगी कि अपना कि ऊपर वाला जो है उसको पकड़ना क्यों जरूरी है। ये बात तो कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि फैज हमीद का कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि इस सारी जो बुराई है इसकी जो जड़ें हैं या इसे कह ले कि आप रूट्स जो इसके वो जनरल फैज तक जाते हैं। जनरल फैज के बाद फिर जनरल बाजवा साहब तो खैर है ही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज और जो है वो भी दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक क्लिप जो है वो सुना दें और उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। क्योंकि अब जाहिर है जनरल फैज की बात हो और वहां पर जनरल बाजवा की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जाहिर है कहा यह जा रहा था, सोचा यह जा रहा था कि वो अकेले हैं, मतलब खिलाफ है, लेकिन सच नहीं बताया जा रहा। फैज हमीद साहब के बारे में, जनरल बाजवा साहब के बारे में ये सुने जरा, ये सुने जरा। कॉलम भी एक वन साइडेड वर्जन है। उसमें जो एक बात कही गई है जी के जनरल बाजवा ने इमरान खान से एनआरओ दिलवाया आसिफ जरदारी साहब को, और आसिफ जरदारी साहब के तमाम केसेस कराची जो है वो ट्रांसफर हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। एक भी केस आसिफ जरदारी का कराची ट्रांसफर नहीं हुआ, एक भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाजवा साहब ये क्यों नहीं बता रहे जवेद चौधरी साहब को कि पिछले साल उन्होंने मई के महीने में आसिफ जरदारी साहब को जनरल फैज के जरिए प्रेशराइज किया कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, आप भी चले जाएं, और जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। तो बाजवा साहब तो हेल्प आउट कर रहे थे इमरान खान को। इमरान खान का प्रेशर था कि इनको गिरफ्तार करो, तो बाजवा साहब गिरफ्तार करने की बजाय उनको पाकिस्तान से निकालते जा रहे थे। और बाजवा साहब ने यह क्यों नहीं बताया, बताएं ना नाम, उस अफसर का नाम बताएं कि जिसको इन्होंने इस साल यानी कि जो पिछला साल गुजर गया मार्च अप्रैल में, कौन से एक अफसर को वो बीएपी वालों के पास भेजते थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। इमरान खान कहते हैं जी कि बीएपी को और एमक्यूएम को कहा गया कि मेरा साथ छोड़ दो। बात बिल्कुल उलट है। बाजवा साहब पूरी पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को बाईपास करके प्राइवेट कॉन्टेक्ट्स के जरिए प्रेशराइज कर रहे थे एमक्यूएम को और बीएपी को कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। वो सिर्फ उन्होंने तुनका लगाया था एक, बाजवा साहब ने, वो चाह रहे थे इमरान खान को थोड़ा ब्लैकमेल करें। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो, उनको सारी इन बातों का पता है, लेकिन वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, बाजवा साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। लिहाजा मैं अब एक पूरी लंबी एक आपको दास्तान बता सकता हूं कि कहां कहां के जी। ये बाजवा साहब के मुतल्लक हामिद मीर साहब जो हैं वो डेफिनेट, बाजवा साहब जो हैं उन्होंने अपने स्पोकमैन रखे हुए हैं, दो मंसूर अली खान साहब और जवेद चौधरी साहब। तो अब हामिद मीर साहब भी बड़े सहाफ़ी हैं, वो भी अंदर की बातें तो बाहर लेके आएंगे, लेकिन उनका कहना ये है कि ये दोनों सहाफ़ी जो लिखते हैं उनके बारे में या भी लोग करते हैं, वो पूरा सच नहीं है। वो सिर्फ बाजवा साहब का, मैं तो ये कहूंगा कि वो सिर्फ बाजवा साहब के स्पोक पर्सन है। बाजवा साहब जो उनसे कहते हैं वो लिखते हैं या बोलते हैं। लेकिन तस्वीर का जो दूसरा रूह है वो आपने सुना हामिद मीर साहब से कि वो बिल्कुल 100% इमरान खान के साथ थे। और किसी हद तक ये देखें, एक बहुत बड़ी बहस चलती रहती है कि अगर पीडीएम
जैसे ही उनको हुकूमत मिली थी तो वो इलेक्शन करवा देते। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि अगर उस वक़्त इलेक्शन करवा देते, तो आज ये जो जितनी महँगाई की और इकोनॉमी, डॉलर, बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं, इससे आपकी सियासत मुतासिर नहीं होनी थी। रियासत बचती ना बचती बात की बात है। लेकिन कम से कम आपने रियासत के साथ-साथ अपनी सियासत भी बचानी है ना। अगर आप अपनी सियासत नहीं बचाएँगे तो रियासत तो फिर उन्हीं लोगों के पास चली जाएगी ना जो इसको तबाह कर रहे हैं। आपने रियासत बचा ली, रियासत बचाने के बाद आपकी सियासत तबाह हो गई, फिर कौन आएगा? वैक्यूम पैदा हो जाएगा ना, जगह खाली हो जाएगी। फिर वही लोग आएँगे जिन्होंने पहले रियासत तबाह की थी, तो दोबारा फिर तबाह कर देंगे। तो रियासत बचाना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन क्योंकि डेफिनेट उस वक़्त फैसला ये किया गया जी सियासत बचे या ना बचे, हम रियासत बचाएँगे। रियासत बचा लिया आपने, बैंक रप्ट नहीं हुआ मुल्क आपका, आपने मुल्क को तो बचा लिया। लेकिन जनाब कुछ लोग ये भी कहते थे कि उस वक़्त फौरन इलेक्शन करवा दिए जाते। तो इमरान खान का ये जो रोज़-रोज़ का रोना-धोना था खत्म हो जाना था। लोगों को पता था उस वक़्त इमरान खान जो तबाही करके गया था, महँगाई करके गया था और ये साइफ़र और ये वो ये कुछ भी नहीं था। लोगों को प्रैक्टिकली अंदाज़ा था कि ये सब इमरान खान ने किया है। लेकिन ये मत भूलें, ट्रैप भी हो सकते थे। जनरल बाजवा साहब के होते हुए और जनरल फैज़ साहब के होते हुए इलेक्शन करवा देते ना, तो जनरल बाजवा साहब पूरे का पूरा इमरान खान की साइड पर खेल रहे थे और बाजवा साहब भी डेफिनेट, जनरल फैज़ साहब भी पूरी की पूरी गेम उन्होंने फिट की हुई थी। और अगर ये इलेक्शन करवा देते, अब अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल, लेकिन जो लोग ये आर्गुमेंट देते हैं ना कि जी उस वक़्त उन्होंने दोबारा फिर इमरान खान को ले आना था और खुद मेरा ख़्याल में मैं तो 90% इससे मुत्तफ़िक हूँ। डराया ज़रूर गया और डरे भी कि यार ये इमरान आ जाएगा तो क्या तबाही होगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो जो अब बताया जा रहा है बाजवा साहब के बारे में कि उन्होंने हर जगह फील्डिंग खड़ी की हुई थी और इमरान खान के साथ मिलकर वो खेल रहे थे, तो गलत नहीं है, लेकिन हल्का-फुल्का इमरान खान को डरा भी रहे थे। इमरान खान के कहते ना पंजाबी त्राह भी कढ़ रहे सन, लेकिन त्राह करदे उन्होंने जो होया वो तुहाडे सामने में। शेख रशीद साहब के हवाले से बड़ी अहम अपडेट है जी। इमरान खान के दोस्त शेख रशीद की करनी देखी उन्होंने, सारा मुद्दा इमरान खान पर डालना शुरू कर दिया है। शेख रशीद ने अदालत में कहा है कि मैंने तो खुद से कुछ नहीं कहा ना, जो कहा है वो इमरान खान के कहने पर बयान दिया है। और जज ने तफ्तीशी से पूछा, जब ये कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान के बयान का हवाला दिया तो फिर क्या इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया गया है? मदई मुकदमा के वकील ने भी इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने की रिक्वेस्ट कर दी है। यानी अब इमरान खान को भी इस केस में बुलाया जा सकता है और उनसे पूछा जा सकता है, जी आपने जरदारी साहब पर जो इल्जाम लगाया है कि वो एजेंसियों के साथ मिलकर किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे देकर मुल्क के साबिक वजीर आजम जो कि इस वक्त जख्मी हालत में अपने घर पर पड़े हुए हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं, ना टुर सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना वाशरूम जा सकते हैं, चुक के ले जाया जाता है, वाशरूम ले जाना हुए, तो उन पर जो कातलाना हमले की दोबारा प्लानिंग की है, उसका कैसे चला पता आपको? कौन क्या सोर्स है आपके पास इमरान खान साहब? और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जी वो 35 पैंचर वाली कहानी दोहराते हैं, जी मुझे तो फलां बंदे ने कहा था तो मैंने कह दिया था, इस तरह वो कहें जी मैं थे शेख रशीद ने रात को टीवी टॉक शो में कहा था कि आसिफ अली जरदारी जो है एजेंसियों से मिलकर इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है। तो इसी की बात को सुबह मैंने अपने जो मेरे यूथी हैं उनको खिताब करते हुए कह दी थी। लेकिन दूसरी राय यहाँ पर ये भी है कि अगर ऐसा उल्टा हो जाता है, शेख रशीद और फिर वहां पर मुकाबला तो शेख रशीद और इमरान खान साहब का हो जाएगा। बट एनी हाउ ये चीजें चल रही हैं। शेख रशीद साहब जो है वो ज्यादा देर जो है वो मेरे ख्याल में इसका जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शेख रशीद साहब पुराने जुमाने की जो जेलें बर्दाश्त की हुई है, कल हमारे प्रोग्राम में नवीद चौधरी साहब ने वो वाकया सुनाया है जब शेख रशीद साहब पकड़े गए थे। तो सलीम बुखारी साहब को किसी वक्त रिक्वेस्ट करेंगे हमारे प्रोग्राम में आए और वो हमें बताएं कि ये इस वाकये की क्या कहानी है कि शेख रशीद साहब कैसे उनके पैरों में गिरे और कैसे उनसे कहा कि मेरे लिए कुछ खुदा का खौफ, मुझे माफी दिलाएं। फिर वो बेनजीर के पास गया, वजीरों के पास गया, गवर्नर के पास गया, वजीर कानून के पास करवाए, बेनजीर से रिक्वेस्ट की, तरला किया, मिन्नत किया, जी मैं आपके पास जिंदगी में पहले दफा कोई काम लेके आ गया हूँ तो उसके बाद नहीं आऊंगा, शेख साहब को माफ कर दो। तो शेख साहब कोई इतने बहादुर नहीं है, इन्होंने जितनी भी जेलें काटी हुई है ना वो सारी मजबूरी के तहत काटी हुई है। जवानी थी शायद उस वक्त तो सामने आके रोते नहीं थे, लेकिन अकेले में जो भी जाता था उनके पैरों में जरूर पड़ते थे। तो शेर शीर साहब जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इस वक्त हो सकता है इमरान खान को बलि चढ़ा दें, कुर्बानी का बकरा बना दें और ये वो भी हो सकता है जो हम लोग बार बार कहते हैं फादा माफ हुआ। शेर शीर साहब जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान की गर्दन आगे कर सकते हैं, लो भजन ए वड लवो, ए कुर्बानी कर लो, ए हलाल जे मैं हराम जे मैनू माफ कर दो। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरफ चीजें जाती हैं, लेकिन शेर शी साहब जो है उनसे कुछ भी बैद नहीं है। अपना ख्याल रखिए, इजाजत है, खुदा।